नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पेटीएम विवाद को लेकर एनडीटीवी का एक बड़ा खुलासा हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जहां पर कि आरबीआई को किस तरह से पेटीएम पेमेंट बैंक में कई तरह की गड़बड़ियां मिली थी। ये पूरी जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली है। इसमें बताया गया है कि केवाईसी की कमी की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का मामले जो थे वो बढ़े हैं। 1000 से ज़्यादा ग्राहक एक ही पैन कार्ड से जुड़े हुए थे। इन ग्राहकों ने करोड़ों रुपए का लेन देन किया। पेटीएम पेमेंट बैंक के कामकाज में भी झोल है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। बैंक का वित्तीय और गैर वित्तीय काम 197 कम्युनिकेशंस से जुड़ा हुआ था। प्रमोटर समूह के साथ जरा भी दूरी नहीं रखी गई। पेरेंट ऐप के जरिए लेन देन हुआ, जिससे डेटा प्राइवेसी का खतरा था और यही कारण है कि इसके बाद आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया। और हमारी सहयोगी चैनल एनडीटीवी प्रॉफिट की प्रगति ओबेरॉय संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पर इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। सूत्र और क्या बता रहे हैं प्रगति, क्या क्या इस तरह की गड़बड़ी पाई गई है? जी बिल्कुल, एनडीटीवी प्रॉफिट को सूत्रों के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले खबर पता लगी है कि आरबीआई को मटेरियल लैप्सेस पेटीएम पेमेंट्स बैंक के रोज के काम में मिल रहे थे। सूत्रों ने हमें ये भी बताया है कि शायद ये मनी लॉन्ड्रिंग का शक हो सकता है, क्योंकि शायद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था, जिसकी वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपना केवाईसी ढंग से नहीं कर पा रहा था। सूत्रों ने हमें यह भी बताया है कि करीबन 1000 यूजर्स का ऐसा पता लगा है जिनका पैन सेम अकाउंट से लिंक किया गया था, और यही वो कस्टमर्स है, यही वो 1000 कुछ कस्टमर्स है जो कि करोड़ों की ट्रांजैक्शंस उन्हीं अकाउंट से करी जा रहे थे। आरबीआई ने गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पे जो है पेटीएम के, उनके बारे में भी बहुत खराब तरीके से उनको इसके बारे में पता लगा है। उनको गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स में दिक्कत दिख रही थी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक उनको फॉलो नहीं कर रहा था। और तो और जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो की एक सिस्टर कंपनी है पेटीएम की, एक एसोसिएट है, 197 कम्युनिकेशन की मेन कंपनी नहीं है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक की जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बिजनेस थी, ऐसा आरबीआई का ऐसा मानना है कि वो मिक्स हो रहे थे, जो कि अलग अलग होने चाहिए थे असली तौर से। तो अभी तो हमें यही पता लग रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। जैसे ही हमें और खबर मिलेंगी हम आपको बता देंगे। जी, शुक्रिया प्रगति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि आरबीआई के प्रतिबंध के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लगातार सवालों के घेरे में आ रहा है। जहां एक और पेटीएम को डाउनग्रेड कर दिया गया है, वहीं पिछले 2 दिनों में उसके शेयर में करीब 40% की गिरावट हुई है। पेटीएम को लेकर अनिश्चितता भी लगातार बनी हुई है। आज पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने आरबीआई के निर्देशों को लेकर अपने ग्राहकों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि पेटीएम के ग्राहकों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पेटीएम और उसकी सेवाएं 29 फरवरी के बाद भी चालू रहेंगी। अधिकांश सेवाएं विभिन्न बैंकों के साथ भागीदारी में भी हैं। यूजर्स के बचत खातों, वॉलेट और फास्टैग पर इसका असर नहीं पड़ेगा। एनसीएमसी खातों में जमा राशि भी इससे प्रभावित नहीं होगी। मौजूदा शेष राशि का इस्तेमाल भी ग्राहक जारी रख सकते हैं, ये सफाई दी गई है। साथ ही कहा गया है कि आरबीआई के निर्देशों से पेटीएम मनी के कामकाज पर कोई असर नहीं है। शेयर, म्यूचुअल फंड और एनपीएस में निवेश भी प्रभावित नहीं हुआ है। क्रेडिट और बीमा जैसी दूसरी वित्तीय सेवाएं भी चालू रहेंगी। ये सेवाएं किसी भी तरह से एसोसिएट बैंक से नहीं जुड़ी हैं। पेटीएम क्यूआर, साउंड बॉक्स, कार्ड मशीन सामान्य रूप से जारी रहेंगी। साथ ही नए ऑफलाइन व्यापारियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। मोबाइल रिचार्ज, सब्सक्रिप्शन, दूसरे भुगतान पहले की तरह ही चलते रहेंगे। और पेटीएम को लेकर इसके ग्राहकों के मन में कई बड़े सवाल हैं। हम इन सवालों का जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पेटीएम पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल जारी रखा जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, आप इसको जारी रख सकते हैं। यह भी सवाल है कि क्या फास्टैग अब भी इस्तेमाल हो सकता है? इसका भी जवाब है कि मौजूदा जो बैलेंस है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फरवरी के बाद आप नया फंड इसमें नहीं डाल पाएंगे। फिर यह भी सवाल आता है कि अगर हमारे पास पेटीएम फास्टैग हो तो क्या होगा? जवाब यह कि अन्य एजेंसी से आप नया फास्टैग अब खरीद लें, मौजूदा पेटीएम फास्टैग डीएक्टिवेट कर लें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इस पेटीएम को लेकर के जो है जानकारी वो मिली है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम झारखंड की कुछ खास खबरों पर आपको
बताएंगे कि क्या क्या झारखंड में आज डेवलपमेंट हुआ है। झारखंड में आज चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ सहयोगी दलों के 2 वरिष्ठ नेताओं को भी शपथ दिलाई गई है। चंपई सोरेन को अगले 10 दिनों में बहुमत साबित करने को कहा गया है। बहुमत साबित करने के लिए 5 फरवरी को सत्र बुलाया गया है। लेकिन इस बीच सत्तारूढ़ महागठबंधन को डर है कि कहीं बीजेपी ऑपरेशन लोटस कर उसके विधायकों को न तोड़ ले, इसीलिए उन्हें हैदराबाद भेज दिया गया है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में पहले से याचिका दायर की हुई है। हेमंत सोरेन को ईडी ने बुधवार रात को गिरफ्तार किया था। उन्हें कल 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आज झारखंड के पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। ये हमारे गठबंधन सरकार उसका काम के माध्यम से उसको हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, क्या ऐसी मजबूरी रही कि सभी विधायकों को यहाँ से हैदराबाद आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है? कोई मजबूरी नहीं है, थोड़ा हैदराबाद से दूंगा आएगा, बाकी ठीक है। और राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपने के बाद ही चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। झारखंड विधानसभा में महागठबंधन को बहुमत है। इसके बावजूद उसे डर है कि कहीं बीजेपी उसके विधायकों को न तोड़ दे, इसीलिए विश्वास मत तक विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है। विधानसभा में नंबर किस तरह से, एक बार नजर डाल लेते हैं। आपको बताएं कि झारखंड विधानसभा में कुल संख्या 81 है, मौजूदा संख्या 80 है। अभी वहां पर 1 सीट खाली है। बहुमत का जादुई आंकड़ा 41 का है और महागठबंधन के पास 48 विधायक है। इसमें जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17, सीपीआईएम का 1, आरजेडी का 1 विधायक है। वहीं विपक्ष के 32 है। इनमें बीजेपी के 26, आजसू के 3, एनसीपी एपी का 1 और निर्दलीय 2 हैं। तो जैसा आपने देखा कि विधानसभा का गणित महागठबंधन के पक्ष में मजबूती से है। हालांकि महागठबंधन के भीतर कई तरह की बातें जरूर आ रही हैं। शायद ये भी कारण है कि विधायकों को हैदराबाद भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के 48 में से 38 विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है। कल रात तक ये चर्चा थी कि सीएम के साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी शपथ दिला दी जाए। इसके लिए कांग्रेस के आलमगीर आलम और जेएमएम के वसंत सोरेन का नाम था, लेकिन फिर तय हुआ कि बहुमत साबित करने के बाद उप मुख्यमंत्री बनाए जाएं। इसीलिए आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ 2 ही मंत्रियों आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने शपथ ली है। टूट का डर इसलिए भी है क्योंकि पिछली सरकार के कुछ मंत्रियों को शायद इस बार मौका न मिले और वहीं कुछ विधायक लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए भी पाला बदल सकते हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नहीं चाहती कि किसी तरह से भी ये सरकार गिरे और उसके ऊपर इसका दोष बढ़ा जाए। और झारखंड की इसी उठापटक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जुड़ रहे हैं। बाबूलाल जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि आज झारखंड में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चंपई सोरेन जी को शुभकामना है, बधाई है और उम्मीद करेंगे कि वो अच्छे से काम करें। लेकिन महागठबंधन का ये आरोप है कि बीजेपी यहां झारखंड में ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रही है और इसीलिए टूट से बचाने के लिए विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया है। देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है। हैदराबाद उन लोगों को भेजा उसका कारण है क्योंकि उनको विधायकों के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। अपने विधायकों से उनको अविश्वास है और उसका कारण भी है जो कि 4 वर्षों में जो राज्य में कुछ किया नहीं उन्होंने, बल्कि इस राज्य में सिर्फ लूट ही हुआ है। और इस कारण से उनको लगता है कि अगर विधायक लोग यहाँ वहाँ रह गए तो कहीं विधायक छोड़ करके न चले जाए, भाग ना जाए। तो उनको अपने विधायकों से उनको खुद डर है, बीजेपी के कारण नहीं है। लेकिन आखिर बोलेंगे क्या? अपने विधायकों के बारे में कुछ बोलेंगे तो फिर और विधायक भड़क जाएंगे, तो इसीलिए वो बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन सच ये है, उल्टा है। सच ये है कि उनको अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं है और विधायकों का भी हमें लगता है कि सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है और इस कारण से ये लोग परेशान हैं। जी, लेकिन ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि राजभवन पर दबाव था और इसी कारण नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने में देरी की गई। नहीं, वो कितना समय वो जल्दी कर सकते थे।
आखिर जो परिस्थितियां पैदा हुई 31 तारीख को, उनके 31 तारीख को नहीं गिरफ्तारी हुई है, और 31 तारीख को रात में गिरफ्तारी होती है। अब रात में लोग हंगामा कर रहे थे, भाई आखिर वो सोचेंगे, जानेंगे, समझेंगे, आखिर वो भी तो एक व्यक्ति है। आप किसी को साइन करके दे रहे हैं, पकड़ करके लोगों का, अभी भी जैसा बताया ना कि विधायकों को लेकर के भागा है, तो इसका मतलब है कि विधायकों से डर है, तो उनको भी तो कहीं ना कहीं कोई एप्रीहेंशन इस प्रकार के आया होगा। तो एक दिन तो उनको भी समझने का, बाकी चीज़ पढ़ने का, कागज़ भी देंगे तो कागज़ भी पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। और आज 2 तारीख हुआ, तो 31 तारीख की रात की घटना हुई, आज 2 तारीख को करा ही दी है, और कितना जल्दी ये लोग चाह रहे थे। लेकिन जेबीएम ये कह रही है कि हेमंत सोरेन को इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि चुनाव से पहले जो विपक्ष है वहां पर उसको कमजोर कर सके। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी को तो हमें लगता है कि 10वां नोटिस दिया गया, और ये हमको लगता है 8-9 महीनों से ये सारे काम चल रहा है, और ये आ ही नहीं रहे, उपस्थित ही नहीं हो रहे हैं, बार बार बाएं दाएं वो बहाना कर रहे थे। अगर ये उसी समय उपलब्ध होते तो मुझे नहीं लगता है, शायद उनको गिरफ्तारी भी शायद नहीं हो सकती थी, अगर उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया था तो। लेकिन ये तो भागे फिर रहे थे, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी दिल्ली से वो पता नहीं कैसे फिर दिल्ली से भागे चले आए। तो ये कहना कि चुनाव को लेकर के और चुनाव के समय को ध्यान में रख करके, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। ईडी तो यहाँ कब से कार्रवाई कर रही है, और उस समय से इनको नोटिस दिया जा रहा है, तो आ नहीं रहे। तो बाबूलाल जी, आपको क्या लग रहा है, जो अब सरकार बनी है चंपई सोरेन जी की, क्या ये स्थायी होगी, अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी, और क्या बीजेपी चुनाव से पहले सरकार बनाने की कोशिश अब झारखंड में कर सकती है जोड़ तोड़ करके? नहीं, पहली बात तो बीजेपी कोई हड़बड़ी में नहीं है, और कोई हम ज्योतिष तो नहीं है कि सरकार का भविष्य कैसे होगी। कोई अच्छे पंडित जी लोगों से पूछ लीजिएगा, जो ज्योतिष होंगे तो बता देगा। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हेमंत सोरेन को अपना समर्थन दिया है। आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या ये सारी विपक्षी पार्टियां इसको लेकर के भी जिस तरह से एकजुट हो रही हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पहले कई लोगों की गिरफ्तारी है, 2 IAS अफसर जेल में बंद है, कई एक इंजीनियर है, कई एक दलाल है, कई एक बिचौलिया है, पंकज मिश्रा है, प्रेम प्रकाश है, ऐसे कई एक लोग हैं जो ट्राइबल्स नहीं हैं। भाई जो गड़बड़ करेगा वो जाएगा। भारतीय दंड विधान में जो प्रावधान है उसके तहत जो भी आदमी गुनाह करेगा उस गुनाहगार को तो उसके अनुसार ही सज़ा मिलेगी, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो। शुक्रिया आपका बाबूलाल जी इस तमाम चर्चा के लिए। और हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।